तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स में से वैल्यू एडेड मेथड के सेकंड पार्ट के बारे में। वैल्यू एडेड मेथड के फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हुए ये देखा था कि आखिरकार वैल्यू एडेड मेथड से एक इकोनॉमी की इनकम कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। आज हम इसके सेकंड पार्ट में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वैल्यू एडेड मेथड के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए हम एक बुक रिकमेंड करना जरूर चाहेंगे। अगर आपका कोई भी ब्रदर, सिस्टर या फ्रेंड 10th क्लास की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए ये बुक बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ये है ओसवाल की तरफ से आने वाली प्रीवियस लास्ट 10 ईयर्स के सोल्व्ड पेपर्स। जो फाइनल एग्जाम के प्रीवियस 10 ईयर्स के पेपर बन चुके हैं ना, वो सारे क्वेश्चन पेपर विद प्रॉपर सॉल्यूशन इसमें आपको मिल जाएंगे। और ये परचेज करने के बाद आपको कोई सेपरेट बुक परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स जैसे कि इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस, ये चारों सब्जेक्ट्स के सैंपल पेपर या पेपर कह लीजिए मिल जाएंगे। तो अगर कोई फ्रेंड या फिर कोई आपका रिलेटिव प्रिपेयर कर रहा है टेंथ क्लास के लिए, तो उसको ये बुक जरूर रिकमेंड करिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। चलिए फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं वैल्यू एडेड मेथड के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। चलिए, सो टॉपिक्स टू बी कवर्ड, वैल्यू एडेड मेथड के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमें आज डिस्कस करने हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने से पहले ना वैल्यू एडेड मेथड का जो मेन फॉर्मूला है वो आपको जरूर पता होना चाहिए। तो वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला हमारे पास है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इससे हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट आता है। वैल्यू एडेड मेथड से हमें जीडीपी एट एमपी ये एग्रीगेट मिलता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो वैल्यू एडेड मेथड से हमें क्या पता चलता है? विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी प्रोड्यूस की जाने वाली वो सारी फाइनल गुड्स जो डेप्रिसिएशन एडेड है और जो मार्केट प्राइस पर काउंट की जाती है, इसलिए हम इसको जीडीपी एट एमपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस मतलब इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक मीन्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, और मार्केट प्राइस मीन्स जिस प्राइस पर एक प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होता है, विच इंक्लूड नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो वैल्यू एडेड मेथड का जो मेन फॉर्मूला है वो है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये इसका मेन फॉर्मूला है। यानी एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे ना, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको ढूंढना है क्वेश्चन में और इंटरमीडिएट कंजम्पशन ढूंढनी है। दोनों गिवन है तो माइनस करो, आपके पास जीडीपी एट एमपी का आंसर आ जाएगा, यानी वैल्यू एडेड मेथड का आंसर आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन तो आएगा नहीं कि आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन दी हो। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए वैल्यू ऑफ आउटपुट के फर्दर दो पार्ट्स हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बताया था, एक होता है सेल्स और एक होता है चेंज इन स्टॉक। इन दोनों को प्लस करके हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट आता है। तो अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट ना दिया हो तो सेल्स और चेंज इन स्टॉक दिया होगा, उनको फाइंड करो, प्लस करो, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। अगर सेल्स भी ना गिवन हो तो सेल्स के भी फर्दर दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है डोमेस्टिक सेल्स और दूसरा हमारे पास होता है, डोमेस्टिक मतलब विद इन इंडिया सेल्स, और दूसरा सेल्स होता है जो सामान हमने दूसरी कंट्रीज को बेचा होता है, दैट इज एक्सपोर्ट। सिमिलरली चेंज इन स्टॉक अगर गिवन है तो अच्छा है, चेंज इन स्टॉक अगर नहीं गिवन तो इसके भी दो एलिमेंट्स हैं, एक है क्लोजिंग स्टॉक और एक है ओपनिंग स्टॉक। इन दोनों के डिफरेंस को, इन दोनों को माइनस करके जो आता है ना, वो चेंज इन स्टॉक कहलाता है। हमेशा याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक पहले, ओपनिंग स्टॉक बाद में, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अगर आपको डोमेस्टिक सेल्स भी नहीं गिवन तो डोमेस्टिक सेल्स के भी दो कंपोनेंट हैं। हम डोमेस्टिक यानी विद इन इंडिया किसको सेल कर सकते हैं?
हाउस होल्ड सेक्टर को या प्रोड्यूसर सेक्टर को? तो हाउस होल्ड सेल्स और सेल्स टू द फर्म। तो ये फर्दर कंपोनेंट्स ना आपको याद रखने होंगे। हमेशा एग्जाम में ध्यान रखना, हम प्रायोरिटी देंगे मेजर हेड को, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अगर नहीं गिवन तो सेल्स और चेंज इन स्टॉक। सेल्स नहीं गिवन, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट। डोमेस्टिक नहीं गिवन, हाउस होल्ड प्लस सेल्स टू द फर्म। सिमिलरली चेंज इन स्टॉक गिवन है तो ठीक, नहीं गिवन तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। यानी पहले प्रायोरिटी आपने देनी है मेजर हेड को। अगर एग्जाम में आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट भी दिया है, सेल्स और चेंज इन स्टॉक भी दिया है, तो आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट उठाना है, सेल्स और चेंज इन स्टॉक फिर इग्नोर कर दो। सिमिलरली अगर आपको सेल्स भी गिवन है, डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट भी गिवन है, तो अगर सेल्स गिवन है, मेजर हेड गिवन है, तो आप उसी को उठाओ और क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ आगे बढ़ो। सिमिलरली इंटरमीडिएट कंजम्पशन का एक और नाम होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट या फिर हम इसको परचेज भी कहते हैं, परचेज ऑफ इनपुट। अब ये जो इनपुट्स हैं वो हम दो तरह से परचेज कर सकते हैं। पहला डोमेस्टिक परचेज, और दूसरा अगर हम किसी दूसरी कंट्री से कुछ परचेज करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, इंपोर्ट। जब हम यहाँ पर इनपुट की बात करते हैं तो इनपुट का मतलब सिर्फ रॉ मटेरियल परचेज करना नहीं होता। जो भी चीजें एज अ इनपुट हम प्रोडक्शन में यूज करते हैं ना, वो सारी इंटरमीडिएट कॉस्ट में आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई चीज बनानी है, उसके लिए आपको पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की, तो वो भी उसमें इनपुट की तरह माने जाते हैं। हाँ, अगर आप प्रोडक्शन करने के लिए कोई मशीन यूज कर रहे हो, किसी बिल्डिंग में प्रोडक्शन कर रहे हो, कोई लैंड आपके पास है, तो वो आपकी इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं आती। इंटरमीडिएट कॉस्ट वो मानी जाएगी जो प्रोडक्ट का पार्ट बन जाए इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल और फिर एग्जॉस्ट हो जाए, खत्म हो जाए। जैसे पावर सप्लाई, जितनी प्रोडक्शन करोगे पावर सप्लाई की कंजम्पशन उतनी ज्यादा होगी, कॉस्ट उतनी ज्यादा आएगी, और एक बार आपने पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की, वो एग्जॉस्ट हो गई, खत्म हो। ऐसे ही रॉ मटेरियल, शर्ट बनाने के लिए आपको कपड़ा चाहिए, जितनी ज्यादा शर्ट्स बनाओगे कपड़ा उतना ज्यादा लगेगा, उतना ज्यादा रॉ मटेरियल पे खर्चा होगा, जितनी शर्ट्स बनेंगी उतना मटेरियल एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो इंटरमीडिएट कॉस्ट का मतलब होता है लागत, इनपुट जो प्रोडक्ट को बनाने में लगती है। चलिए अब हम बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। ओवरऑल हमारे पास 6 to 7 क्वेश्चंस हैं। आज के लेक्चर में हम ट्राई करेंगे कि 2 या 3 क्वेश्चन तो हो जाएं। तो क्वेश्चन है, based on the following data about an economy which consists only two firms। हमारी पूरी इकोनॉमी में दो ही फर्म्स हैं, बाकी हाउस होल्ड सेक्टर है। दो बिजनेसेस हैं, बिजनेस ए और बिजनेस बी। तो बिजनेस ए और बिजनेस बी की सबसे पहले हमें वैल्यू एडेड फाइंड करनी है, फिर हमें फाइंड करना है ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है? वैल्यू एडेड का मतलब होता है जीडीपी एट एमपी फाइंड करना, क्योंकि अभी मैंने बताया था ना, वैल्यू एडेड मेथड से हमें क्या मिलता है, जीडीपी एट एमपी। तो पहले जीडीपी एट एमपी फाइंड करो, फिर कन्वर्जन रूल्स अप्लाई करके जीडीपी एट एमपी को कन्वर्ट कर दो जीडीपी एट एफसीबी। तो मैं फर्म ए के लिए कैलकुलेशन करता हूं, आप फर्म बी के लिए घर पे प्रैक्टिस करना। तो फॉर फर्म ए, फर्म ए के लिए हमें वैल्यू एडेड मेथड यानी जीडीपी एट एमपी फाइंड करनी है, जिसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमेशा लिखना क्योंकि कई बार फॉर्मूला के भी मार्क्स फाइनल एग्जाम में कंसीडर किए जाते हैं, स्टेप वाइज मार्क्स मिलते हैं न्यूमेरिकल में। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट सबसे पहले हमें देखना है, क्या क्वेश्चन में कहीं पर वैल्यू ऑफ आउटपुट एज इट इज गिवन है? नहीं गिवन। क्या इंटरमीडिएट कॉस्ट एज इट इज गिवन है? नहीं गिवन।
तो आपको ढूंढना पड़ेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट किससे बनती है, सेल्स और चेंज इन स्टॉक से। तो सबसे पहले तो दिया हुआ है सेल्स बाय फर्म ए, तो एक कंपोनेंट तो मिल गया सेल्स, कितना है 100, तो सेल्स हमें मिल गया 100 प्लस चेंज इन स्टॉक। तो आगे आगे रीड करते हैं, देखते क्या क्या गिवन है। परचेजेस फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए, फर्म ए ने कितना सामान बी से खरीदा, परचेज किया। परचेज इंटरमीडिएट कॉस्ट में आता है, तो ये हम इंटरमीडिएट कॉस्ट में लिख देते हैं 40 परचेज। अब हमें परचेज एज इट इज गिवन है, डोमेस्टिक परचेज या फिर इंपोर्ट ऐसे नहीं गिवन। अगर डोमेस्टिक परचेज और इंपोर्ट गिवन होते तो दोनों को प्लस करके हमारे पास इंटरमीडिएट कॉस्ट आती, लेकिन हमें ओवरऑल परचेज गिवन है 40, तो इंटरमीडिएट कॉस्ट भी हमें मिल गई। नेक्स्ट, परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी, फर्म बी की परचेजेस गिवन है, जब आप बी का कैलकुलेशन करोगे ना ये उसमें यूज होगा। सेल्स बाय फर्म बी, बी की कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए का क्लोजिंग स्टॉक 20 है, तो क्लोजिंग स्टॉक है 20, इसमें से माइनस करना है ओपनिंग स्टॉक, हमेशा क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस होगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी, ये बी के लिए यूज किया जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए 25, तो यहां पर हम लिख देते हैं 25। अब यहां पर ध्यान रखना, हमने ओपनिंग माइनस क्लोजिंग अगर कर दिया ना तो आंसर पॉजिटिव आएगा, लेकिन क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे तो नेगेटिव आ रहा है, यही ध्यान रखना है एग्जाम में। तो बस इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 100 में से 5 गए 95, 95 में से 40 गई, ये आ गया 55। ये जो 55 आपका आया ये जीडीपी एट एमपी आया, और क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं, जीडीपी एट एफसी कैलकुलेट करो। हमारे पास क्या है, जीडीपी एट एमपी। तो अगर आपने मेरी पुरानी वाली वीडियो देखी है कन्वर्जन रूल की तो आपको पता होगा, कन्वर्जन रूल में सबसे पहले हमें चेक करना होता है ग्रॉस और ग्रॉस इक्वल है, यानी कोई सब्ट्रैक्शन या एडिशन नहीं की जाएगी। ये भी डोमेस्टिक है, ये भी डोमेस्टिक है। ये मार्केट प्राइस है, ये फैक्टर कॉस्ट है। मार्केट प्राइस बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, फैक्टर कॉस्ट छोटा कॉन्सेप्ट होता है। तो बड़े से छोटे पे जाने के लिए हमें माइनस करना होगा क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो 55 में से इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर गिवन है तो माइनस कर देते हैं। 9th पॉइंट देखो, इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ द फर्म्स इज 30, तो दोनों के लिए 30 है, तो 30 माइनस कर देंगे, आ जाएगा ₹25 आंसर। तो दो आंसर पूछे थे, हमने दोनों आंसर फर्म ए के कर दिए। ऐसे अब आपको फर्म बी के लिए खुद ट्राई करना है, ट्राई करके आंसर कमेंट जरूर करिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन में हमें सेम वही कहा गया है, इकोनॉमी में दो फर्म्स हैं ए और बी, बेस्ड ऑन दैट आपको वैल्यू एडिड और जीडीपी एट एमपी फाइंड करना है। तो ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले हम वैल्यू एडिड मेथड यानी जीडीपी एट एमपी फाइंड करेंगे, फिर क्या उसको हमें कन्वर्ट करना है किसी में, नहीं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ही पूछा है, तो सेम ही आ जाएगा आंसर। तो वैल्यू एडिड और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ए और बी दोनों का आंसर सेम है। मैं फर्म ए के लिए करता हूं, आप फर्म बी के लिए करना। तो फॉर फर्म ए, तो जीडीपी एट एमपी, सबसे पहले फॉर्मूला, फॉर्मूला सबसे पहले लिखना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता हो या ना आता हो लेकिन फॉर्मूला जरूर लिखो। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट देखते हैं गिवन है या नहीं गिवन। वैल्यू ऑफ आउटपुट तो कहीं नहीं गिवन, यानी हमें कंपोनेंट्स ढूंढने पड़ेंगे, सेल्स, चेंज इन स्टॉक। सेल्स ने गिवन तो उसके सब कंपोनेंट्स। चलिए देखते हैं हमें क्या क्या गिवन। तो फर्म ए के लिए कर रहे हैं ना, तो फर्म ए के लिए हमें एक्सपोर्ट्स गिवन है। एक्सपोर्ट की यूज तब करनी है जब हमें सेल्स नहीं गिवन। एक बार देख लो क्या फर्म ए की टोटल सेल्स गिवन है, import by firm A, sales to household by firm A, sales to firm B by A, टोटल सेल्स हमें नहीं गिवन। हमें पता क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है एक तो एक्सपोर्ट, ये गिवन है
जो अभी हमने रीड किया एक्सपोर्ट, और दूसरा गिवन है सेल्स टू हाउस होल्ड बाय फर्म ए यानी दिस, एंड सेल्स टू फर्म बी बाय ए दिस। यानी एक्सपोर्ट गिवन है, डोमेस्टिक सेल्स के कंपोनेंट्स गिवन है, यानी हमें इन दोनों को प्लस करके हाउस होल्ड सेल्स और सेल्स टू फर्म बी दोनों को प्लस करके डोमेस्टिक सेल्स फाइंड करना है, फिर उस डोमेस्टिक सेल्स में एक्सपोर्ट प्लस करना है, तो हमारी टोटल सेल्स आएगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी यूनिक क्वेश्चन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक्सपोर्ट गिवन है, तो चेंज इन स्टॉक अगर गिवन होगा तो उसका भी ट्रीटमेंट कर लेंगे। फिलहाल हम इसको ना थोड़ा यहां से शुरू करते हैं। तो एक्सपोर्ट हमें गिवन है, कितनी अमाउंट है 20, तो 20 एक्सपोर्ट में हमें यहां पर प्लस करना है डोमेस्टिक सेल्स। डोमेस्टिक सेल्स दो तरह के गिवन है, एक है सेल्स टू हाउस होल्ड सेक्टर, यानी फर्म ए ने जो आम पब्लिक को, कंज्यूमर्स को सामान बेचा वो है 90, और फर्म ए ने जो फर्म बी को सामान बेचा, प्रोड्यूसर सेक्टर को सामान बेचा, वो है 40। तो इन दोनों को प्लस कर दो, डोमेस्टिक सेल्स आ जाएगी 130, तो 130। तो ये दोनों को प्लस करके आ जाएगा सेल्स। इसमें अब हमें प्लस करना है चेंज इन स्टॉक अगर गिवन है तो। सेल्स सेल्स सेल्स, चेंज इन स्टॉक नहीं गिवन तो वी एज्यूम इट एज अ 0। माइनस करेंगे इसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में हमें एक तो गिवन है इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स कितने 50। अब इसमें हमें डोमेस्टिक परचेज ढूंढने, डोमेस्टिक परचेज क्या गिवन है, सेल्स 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 टू फर्म ए बाय बी। बी ने जो सामान ए को बेचा, ए को बेचा यानी ए ने परचेज किया होगा ना सर, इसका मतलब ये ट्विस्टेड फॉर्म में दिया होगा, डायरेक्टली नहीं लिखा होगा परचेज बाय फर्म ए। ऐसे भी तो आ सकता है ना, दो ही फर्म्स हैं, फर्म बी ने सामान बेचा ए को, इसका मतलब ए ने खरीदा ना, तो बी की सेल्स हैं। जब आप बी की कैलकुलेशन करोगे तब सेल्स में आएगा, बी की सेल्स में, लेकिन अभी हम ए की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो बी ने ए को सामान बेचा है, तो ये ए की क्या कहलाएंगी, परचेजेस। कितनी है 30, तो डोमेस्टिक परचेज है 30, ये आ जाएगा 150, 150 से माइनस कर देंगे 80, तो आंसर आ जाएगा ₹7070। यही फर्स्ट आंसर है और यही सेकेंड आंसर, क्योंकि दोनों में जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी ही पूछा गया। चलिए ये भी कॉन्सेप्ट इजी था। अब एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, वो बहुत इजी है। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि कई बार आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट ना 3 डिफरेंट सेक्टर्स के अलग अलग दिए होते हैं, तो कोई बात नहीं, उन तीनों को प्लस करके आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाएगा। और इंटरमीडिएट कॉस्ट तीनों सेक्टर की अलग अलग दी होती है, तीनों को प्लस करके आपको इंटरमीडिएट कॉस्ट एक क्लब मिल जाएगी। तो क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, यानी सबसे पहले तो जीडीपी एट एमपी पूछ रहे हैं, तो वैल्यू एडेड मेथड से जीडीपी एट एमपी तो आ ही जाएगा। दूसरा पूछ रहे हैं नेशनल इनकम, नेशनल इनकम किसको कहते हैं, एनएनपी एट एफसी को नेशनल इनकम कहते हैं, और एनडीपी एट एफसी को डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। तो पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं, फिर इसको कन्वर्ट कर देंगे इसमें। चलिए देखते हैं कैसे करना है ये। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, जीडीपी एट एमपी हमें कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अच्छा, सबसे पहले तो हमें देखना है क्या वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें क्वेश्चन में गिवन है क्या, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है, लेकिन 3 सेक्टर्स का अलग अलग गिवन है, तो तीनों को प्लस कर दो। इकोनॉमी में तो तीनों सेक्टर काउंट किए जाते हैं ना, तो 8 एंड 2 1000, 1000 एंड 300 33 1300, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया 1300। इंटरमीडिएट कॉस्ट गिवन है क्या, यस, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट्स परचेज्ड बाय ऑल द 3 सेक्टर्स आर गिवन, तो 4 5 एंड 50 550, तो यहाँ पर लिख देंगे 550।
तो 1300 में से पहले 500 माइनस करो, आ जाएगा 800। 800 में से 50 माइनस करो, 750। तो 750 इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज जीडीपी एट एमपी। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है एनएनपी एट एफसी में, यानी एनएनपी एट एफसी कैलकुलेट करना है और हमारे पास जीडीपी एट एमपी है, तो कन्वर्जन रूल अप्लाई करेंगे। ये ग्रॉस है और ये नेट है। ग्रॉस बड़ी वैल्यू होती है, नेट छोटी वैल्यू होती है। तो बड़ी से छोटी वैल्यू पे जाने के लिए, पीछे जाने के लिए माइनस करेंगे, क्या? डेप्रिसिएशन। देन ये डोमेस्टिक है और ये नेशनल है। डोमेस्टिक छोटी वैल्यू होती है, नेशनल बड़ी वैल्यू होती है। छोटी से बड़ी वैल्यू पे जाने के लिए प्लस किया जाएगा, क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड प्लस किया जाएगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड प्लस होगा। अगर क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड गिवन हो, टू, तो माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट, ये मार्केट प्राइस है, ये फैक्टर कॉस्ट है। मार्केट प्राइस बड़ी वैल्यू होती है, फैक्टर कॉस्ट छोटी वैल्यू होती है। तो बड़ी से छोटे पे जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर। तो बस अब करना क्या है, 750 हमारे पास है। अब ये तीनों वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है, तो ट्रीटमेंट कर देते हैं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन गिवन है, क्या? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ऑफ ऑल सेक्टर। डेप्रिसिएशन का दूसरा नेम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो ये हमारे पास गिवन है 1 2 3 फोर्थ नंबर पे, 1 2 3 4 80। इसमें प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें गिवन है फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द रेजिडेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट। अब ये हमें ना फाइंड करना पड़ेगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड। तो हमें क्या गिवन है? फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द रेजिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये है फ्रॉम अब्रोड। तो 10 माइनस करेंगे फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट, यानी जो फॉरेनर्स को हमने पैसे दिए वो है 20। तो 10 में से 20 गए, -10। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड हमारे पास आया -10। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -10। इसमें से माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है और सब्सिडी गिवन है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स हमें गिवन है 50 और सब्सिडी हमें गिवन है 20, तो ये आ जाएगा 30। हम पुट कर देते हैं। आई होप ये सब फॉर्मूलाज आपको याद थे, इसका और इसका सब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो 750 में से -80 -10 और -30, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो 80 90 90 और 30, 9 10 11 12 120। तो 120 माइनस कर देते हैं, ये आ जाएगा 630 आंसर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिटेल में वैल्यू एडेड मेथड के 3 प्रैक्टिकल से सॉल्व किए। आने वाले लेक्चर में अभी हम और सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये तो इजी वाले हैं, थोड़े और डिफिकल्ट वाले लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा।